बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद जुबान खान गौरी। आज जो हमारा टॉपिक है वो पिछले टॉपिक से रिलेट कर रहा है। पिछली दफ़ा तो हम लोगों ने MCQs किए थे, चैप्टर नंबर 1 थे। उससे पहले हम लोगों ने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न किया था। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न में हमें जो फार्मूला समझाया था वो ये कि R1 डिवाइडेड बाय R2 इज़ इक्वल टू अंडर रूट D2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट D1। ठीक है। और एक फार्मूला और भी था कि R1 डिवाइडेड बाय R2 अंडर रूट M2 यानी कि मोलर मास ऑफ द सेकंड कंपाउंड, सेकंड गैस डिवाइडेड बाय M1 मोलर मास ऑफ द फर्स्ट गैस। अच्छा, फिर उस टॉपिक को कवर करने के बाद हम लोगों ने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था, कंपेयर the rate of helium, जिसका सिंबल होता है He और एटॉमिक मास होता है जिसका 4। ठीक है। एंड सल्फर डाइऑक्साइड, एज वी ऑल नो डैट सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को कहते हैं और इसका मोलर मास होता है 64। ठीक है जी। तो अब हमें रेट बताना था कि हीलियम और सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली दोनों गैसेस हैं। हीलियम जो है वो हमारे पास नोबल गैस है, ग्रुप 8 की फर्स्ट मेंबर है, और ग्रुप 8 जो है वो हमारी नोबल और इनट गैसेस होती हैं। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये भी हमारी एक गैस है। तो इन दोनों गैस में हमें ये देखना था कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न इन दोनों का आपस में क्या कंपैरिजन है, कि कौन सी ज़्यादा डिफ्यूज़ होती है। तो जब हम इसका सलूशन निकालते हैं तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें डेटा के अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ 2 गैसेस के नाम दिए और उन 2 गैसेस के जो मास हैं वो हमें मालूम है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे मास ऑफ हीलियम, ये हो जाएगा आपका M1, कितना है 4, जबकि मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ये आपकी दूसरी गैस है तो ये बन जाएगी M2 और इसका मास हो जाएगा 64। अब जब मास ऑफ हीलियम हमारी पहली गैस है तो हम यहाँ लिखेंगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम ये हो जाएगा आपका R1। चूँकि हमें रेट इन्होंने बताया नहीं है तो इसलिए हम लिखेंगे भी नहीं। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 हमारी चूँकि दूसरी गैस है तो ये हो जाएगा R2। ठीक है। अब जो फार्मूला हमारा यूज़ हो रहा है वो फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, मास है हमारे पास और रेट है, तो ऑब्वियसली हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट M1। ऑब्वियसली जो हमारे पास डेटा है हम उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। रेट हमें दिया हुआ नहीं है तो हम रेट को एज इट इज़ ही लिखेंगे। ठीक है। हमारे पास M2 क्या है 64, जबकि हमारे पास M1 क्या है 4। अब लाजिम सी बात है, अंडर रूट कब खत्म होता है, जब अंदर की वैल्यू का स्क्वायर निकालें। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाय R2 अंडर रूट 64 असल में 8 का स्क्वायर है और 4 असल में 2 का स्क्वायर है। अब हम सब जानते हैं कि अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। नाउ वी हैव द रिमेनिंग वैल्यू R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2। अब हम सब जानते हैं कि सिंप्लीफिकेशन जब हम करते हैं तो ये कट सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो नाउ वी हैव R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 1। अब ये 4 बेसिकली था क्या, ये 4 था हमारे पास M2 और ये 1 है हमारे पास M1। ठीक है जी। यानी कि मोलर मास ऑफ द सेकंड कंपाउंड यानी कि SO2, मैं यहाँ ब्लैक से लिख देता हूँ, M2 का मतलब होता है SO2 और M1 का मतलब होता है हीलियम। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि रेशो
जो हमारे पास बन रहा है वो है 4:1 का रेशो। सही है। ये 4 क्या है, फिर से बता रहा हूँ आपको, ये है आपका SO2 मास और 1 जो है ये आपका हीलियम है। सही है। तो अब आप गौर से देखें कि हमारे पास जो मास है वो हीलियम का बहुत कम आ रहा है, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि R1 बेसिकली हीलियम था और उसका रेशो बन रहा है 1, जबकि R2 रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड था और इसका रेशो बन रहा है 4। सही है। तो अब हीलियम हमारे पास लोएस्ट एटॉमिक मास है ना, लोएस्ट है ना, तो हीलियम ज्यादा जल्दी डिफ्यूज होगी, तो हम ये लिखेंगे कि देयरफॉर हीलियम इज 4 टाइम, ये रेशो का मतलब क्या होता है, 4 गुना डिफ्यूज देन SO2। जल्दी से अनम्यूट करके बताएं कि इज दैट एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम, जल्दी से बताइए, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है या सही है, समझ में आ गया? सर हमने जो रूट के बाद स्क्वायर लगाया तो हम डायरेक्ट रूट नहीं निकाल सकते थे? देखें, अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से रूट निकालेंगे तो क्या होगा, आप यूं लिखेंगे, मैं यहां से लिख के बता रहा हूं, R1 डिवाइडेड बाय R2। आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से रूट निकाला तो डायरेक्ट इसका आंसर 8 आ जाएगा और इसका आंसर 2 आ जाएगा, यानी कि आप डायरेक्ट ये वाले स्टेप पर पहुंच जाएंगे, है ना भाई? सब भी सही है। जी सर। फर्स्ट ईयर के अंदर ये तो हम आपको यूं एक स्टेप में आपको यूं निकाल के बता रहा हूँ, तो ताकि आप लोगों को पता चल जाए ये कैसे आया। वरना सिंपल आपके पास कैलकुलेटर है, अंडर रूट का बटन दबाएं, 64 लिखें, x इक्वल टू कर दे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो जी सर। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, असल में आंसर हमारा, आप देखें आपका आंसर यही आ रहा है। जी सर। चलें ठीक है, वेरी गुड। और बाकी बच्चे बताएं जरा, हमारे पास कौन कौन है, माहीन है और बिस्मा है। बिस्मा जरा बेटा माइक अनम्यूट करें, ये बताएं आप कहाँ हैं, आप काफ़ी टाइम से नज़र नहीं आ रही, कोई एक्टिविटी भी नज़र नहीं आ रही, न्यूमेरिकल वगैरह सब कर रही हैं, एमसीक्यूज कर रही हैं, कोई टेंशन तो नहीं हो रही? बिस्मा आपकी आवाज़ नहीं आ रही बेटा, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। जी बेटा बिस्मा, आपकी आवाज़ वाकई में बहुत स्लो आ रही है। अच्छा एक बात बताइएगा हादिया माहिन, आपको बिस्मा की आवाज़ क्लियर आ रही है या खाली मुझे ही स्लो आ रही है? नहीं सर, हमें भी स्लो आ रही। बिस्मा ज़रा ज़ोर से बोलें बेटा, आप हैंड फ्री वगैरह लगाएं कोई। मैंने हैंड फ्री लगाया हुआ है, मुझे काफी स्लो आवाज आ रही है आपकी भी। अच्छा मेरी भी, खैर चलें, अभी तो हमें आपकी आवाज़ बिल्कुल सही आई है। अच्छा ये बताइए कि सही चल रही है पढ़ाई? कहाँ हैं आप, इतने दिनों से नज़र नहीं आ रही, क्या मसरूफ़ हुई नहीं है? नहीं, मैं आपकी क्लास कंडक्ट कर रही थी। अच्छा आपने ग्रेट, लास्ट एमसीक्यू वो भी किया। चलें अच्छी बात है। चलें अब हम अपना आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है हमारा डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये हमारा नया टॉपिक है, जरा गौर से सुनिएगा कि ये डेल्टन्स लॉ क्यों आया, क्योंकि इसको पेश करने वाले डेल्टन्स थे। ठीक है। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, पार्शियल का मतलब होता है अधूरा, आधा आधा, अधूरा, जो मुकम्मल ना हो उसको हम कहते हैं पार्शियल। मिसाल के तौर पे आपने चीनी ली, उसको आपने पानी में हल कर दिया, तो पता चला वो चीनी पानी में मुकम्मल हल नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी सी हल हो गई, पानी मीठा हो गया, शीरा नुमा हो गया, मीठा मीठा सा मज़ेदार मज़ेदार सा पानी हो गया, लेकिन चीनी मुकम्मल हल नहीं हुई, तो आप इसे कहेंगे ये पार्शियली सॉलेबल इन वाटर है, यानी कि मुकम्मल हल नहीं हुई। तो पार्शियल का मतलब होता है अधूरा। सही है, अधूरा, ये मैंने अधूरा अलिफ मैंने जरा डार्क कर दिया। ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे टॉपिक का पार्शियल प्रेशर से क्या ताल्लुक है। ठीक है। बाज गैसेस ऐसी होती हैं, यहाँ मैं आपको पॉइंट में भी लिख के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट खींचने में या फिर अगर आप लिखें तो आपके लिए भी आसान हो जाए।
if two gases are unreactive to each other, बाज़ औक़ात ऐसा होता है तो दो गैसेस होती हैं, वो एक दूसरे में आपस में रिएक्ट नहीं हो रही होती, आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रही होती, ऐसी भी तो होती है गैसेस। जैसे हम मिसाल लेते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि भाई एक महफिल के अंदर 4 लोग बैठे हैं, चाहिए चारों लोग एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं और एक दूसरे से बड़ी गप्पे शप्पे लड़ रही हैं, एक आदमी तीनों से बातें कर रहा है, दूसरा भी सबसे बातें कर रहा है, तीसरा भी सबसे बातें कर रहा है, चौथा भी सबसे बातें कर रहा है, चारों की आपस के अंदर बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, चारों आपस के अंदर बड़े मजे से बातें कर रहे हैं, एक अच्छी गैदरिंग बन गई। इसमें हम ये कह सकते हैं ये चारों आपस में एक दूसरे के साथ घुले मिले। अच्छा, एक ऐसी महफिल भी होती है कि जिसमें 4 लोग बैठे हैं लेकिन 2 लोग आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे। अब हम ये कहेंगे कि ये 2 लोग ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते, आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्टिव नहीं है, आपस में एक दूसरे के साथ घुले मिले नहीं है ना भाई। तो बिल्कुल हमारे जो गैसेस होती है ना, इन गैसेस के साथ भी यही सूरत हाल होता है कि कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाती, सही है, अनरिएक्टिव होती हैं एक दूसरे के लिए, अनरिएक्टिव टू ईच अदर, ठीक है। अच्छा, अब मजेदार बात यह है कि हम आगे लिखते हैं एंड वी केप्ट, और हम उन गैसेस को रख लें इनटू दी सेम कंटेनर। अगर हम उनको एक ही कंटेनर में उन गैसेस को रखें जो आपस में एक दूसरे के साथ क्या अनरिएक्टिव हैं, रिएक्ट नहीं हो रही, ठीक है, तो होगा क्या, फिर क्या होगा, यहां लिख देते हैं देन दे कोलाइड, तो वो आपस में एक दूसरे से टकराएंगी, है ना भाई। आपस में मिक्स तो हो नहीं रही, आपस में जो है वो रिएक्टिव तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि वो पता चला एक गैस दूसरी गैस के साथ मिली तो चलो मिक्सचर ऑफ गैसेस बन गई, लेकिन वो गैस आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्टिव हो ही नहीं रही, तो वो क्या होगा, आपस में एक दूसरे के साथ टकराएंगी, दे कोलाइड, सही है, और विथ द वॉल ऑफ कंटेनर, यानी कि वो आपस में भी टकराएंगे, सही है, और उस कंटेनर की जिसके अंदर आपने ये गैसेस रखी हुई हैं उसकी दीवारों से भी टकराएंगे, है ना भाई। यानी कि आपस में भी वो गैस टकरा रही होंगी एक दूसरे से, फिर टकराने के बाद दीवार से भी टकरा रही होंगी, वो पूरे कंटेनर की वॉल से भी टकरा रही होंगी, तो उसके बाद क्या होगा, दे जनरेट, तो फिर वो क्या करेंगी, वो प्रेशर को जनरेट करेंगी, प्रेशर पैदा करेंगी, ठीक है। अब ये जो प्रेशर है, यानी कि हम यूं कह सकते हैं दिस प्रेशर ऑफ ईच गैस, क्योंकि वो गैस आपस में मिक्स तो नहीं हुई ना, तो सबके अलग अलग प्रेशर होंगे, वो कहलाएगा पार्शियल प्रेशर। वो क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर कहलाएगा, सही है। अच्छा, यानी कि अगर मैं मिसाल में आपको लेट सपोज एन एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल में आपको 2 गैस के बारे में बता रहा हूं, सही है, एक है आपकी गैस ए और एक है आपकी गैस बी, ठीक है, और इस गैस ए और गैस बी को मैं क्या करता हूं, एक ही कंटेनर में रख लेता हूं। ये हो गई आपकी गैस ए और ये हो गई आपकी गैस बी, ठीक है। इस कंटेनर को मैं जरा क्लोज कर देता हूं, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे से टकराएंगी, ठीक है जी, इसके साथ साथ ये दीवार से भी टकराएंगी, तो क्या होगा, प्रेशर जनरेट करेंगी, इसका भी प्रेशर आएगा और इसका भी प्रेशर आएगा, क्योंकि ये आपस में अनरिएक्टिव है ना, सही है। तो इन दोनों गैसेस का जो प्रेशर होगा, जो एक ही कंटेनर के अंदर 2 गैसेस मौजूद हैं, तो ये इन दोनों गैसेस का क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इनका पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, और ये कहलाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी, ठीक है, क्योंकि ये आपस में अनरिएक्टिव है। अगर मुझे टोटल यानी कि इसका भी पार्शियल प्रेशर आ जाएगा और इसका भी पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, दोनों का अलग अलग, अगर इन दोनों को मैं प्लस कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर,
लेकिन अगर गैसेस आपस में रिएक्टिव होती तो हम कंटेनर का डायरेक्ट टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं। लेकिन पार्शियल प्रेशर में ये होता है कि वो जो गैसेस है वो आपस में अनरिएक्टिव है। गैस ए का अलग प्रेशर बन रहा है, गैस बी का अलग प्रेशर बन रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स ही नहीं हो पा रही, तो दोनों के प्रेशर हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। तो गैस ए का जो प्रेशर कैलकुलेट करेंगे वो कहलाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, और जो हम गैस बी का प्रेशर कैलकुलेट करेंगे वो कहलाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। अच्छा, पार्शियल प्रेशर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोनों गैसेस सेम कंटेनर के अंदर मौजूद है। अगर सेम कंटेनर में नहीं होती, अलग अलग कंटेनर में होती, तो फिर हम पार्शियल प्रेशर नहीं कहते। सही है, यानी कि मैं आपको यूं समझा देता हूं। सपोज करें ये हमारे पास एक कंटेनर है और ये हमारे पास दूसरा कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर एक गैस है और इस कंटेनर के अंदर एक गैस है। लेट सपोज ये गैस ए है, लेट सपोज ये गैस बी है। ठीक है, अब ये आपस में एक दूसरे से टकरा रही हैं, दीवार से टकरा रही हैं, तो इसका जो प्रेशर जनरेट होगा वो कहलाएगा प्रेशर ऑफ गैस ए। बिल्कुल इसी तरीके से ये आपस में टकरा रही हैं, दीवार से टकरा रही हैं, दीवार से टकरा रही हैं, तो इनका जो प्रेशर जनरेट होगा वो कहलाएगा प्रेशर ऑफ गैस बी। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने एक ऐसा कंटेनर लिया जिसके अंदर हमने इन दोनों गैसेस को डाल दिया। सही है, यानी कि हमने गैस ए को भी डाल दिया और हमने गैस बी वाले को भी डाल दिया। अब होगा ये कि ये आपस में एक दूसरे से भी टकराएंगे, दीवार से भी टकराएंगे। ठीक है, अब ये जो प्रेशर जनरेट करेंगे, ये प्रेशर जो है वो आपस में मिक्स नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों गैसेस एक दूसरे के लिए क्या है, अनरिएक्टिव है। तो ऐसी सूरत में इस वाली गैस का जो निकलेगा वो कहलाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी, और इसका जो निकलेगा ये कहलाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। अब मुझे इस पूरे कंटेनर का प्रेशर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला बनेगा कि टोटल प्रेशर, जिसको हम P कहते हैं, तो ये P टोटल कहते हैं। सही है, वो क्या होगा, P1 प्लस P2। अब P1 क्या है, ये गैस A का प्रेशर, P2 क्या है, गैस B का। अब लेट सपोज, थोड़ी देर के लिए सपोज करें एक तीसरी भी गैस होती, तो फिर ये क्या कहलाता, ये कहलाता पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी। लेट सपोज आप तसव्वुर करें एक चौथी गैस भी होती, तो ये क्या कहलाता, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डी। या हम यूं भी कह सकते हैं पहली गैस, दूसरी गैस, तीसरी गैस, और हम ये कहते हैं चौथी गैस। तो अब जब मैं टोटल प्रेशर का फॉर्मूला बनाऊंगा तो वो बन जाएगा P3 प्लस P4। ये बात याद रखिएगा, हमेशा टोटल जो प्रेशर होगा वो कंटेनर के अंदर जितनी भी गैसेस हैं सबका सम होगा। अगर कंटेनर में 2 गैसेस हैं तो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला बनेगा P1 प्लस P2। लेकिन अगर कंटेनर में 3 गैसेस हैं तो फॉर्मूला बनेगा P1 प्लस P2 प्लस P3। लेकिन अगर कंटेनर में 4 गैसेस हैं तो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला बनेगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। अच्छा, बास बुक में इसको यूं भी लिखा गया है PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD। तो ये सिर्फ अल्फाबेट और डिजिट्स का फर्क है। सही है, ABCD का मतलब वही है 1 2 3 4। ठीक है जी, उम्मीद है समझ में आया पार्शियल प्रेशर किसे कहते हैं और टोटल प्रेशर किसे कहते हैं। ये डाल्टन ने पेश किया था आई गेस 1801 में। डाल्टन ने इसको पेश किया था 1801 में पेश किया था ये। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है, सर पार्शियल प्रेशर हम कैसे मालूम करेंगे। पार्शियल प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है P गैस, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, यानी कि उस गैस का जिसका आप प्रेशर मालूम कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल, यानी कि उस पूरे कंटेनर में जितनी भी गैसेस हैं उसका टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने। अब आपको जब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का फॉर्मूला बनाएंगे तो ये इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस का फॉर्मूला बनेगा N गैस मल्टीप्लाई प्रेशर टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टोटल नंबर। ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर का मालूम करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब उसके साथ एक छोटी सी आप डेफिनेशन याद रखिएगा। बाज औकात हमें कंफ्यूज करने के लिए इस लफ्ज का न्यूमेरिकल में बहुत जिक्र आएगा, ड्राई गैस। ड्राई गैस किसे कहते हैं, एक ऐसी गैस, हम यूं भी कह सकते हैं अ गैस इन विच नो मॉइस्ट, जिसके अंदर कोई नमी ना हो। ठीक है,
जिसके अंदर कोई नो मॉइस्ट इज प्रेजेंट, एक ऐसी गैस जिसके अंदर कोई नमी मौजूद ना हो, उसको हम कहते हैं ड्राई गैस। बासोकात ये हमें क्या कहते हैं, हमें प्रेशर बताएंगे नमी के साथ और नमी अलग बता देंगे, तो हम उस प्रेशर में से नमी माइनस कर देंगे, हमें ड्राई गैस का प्रेशर पता चल जाएगा। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको जो है वो इसके बारे में बता दिया। तो और एक नया फार्मूला हमारे पास और जनरेट हो गया, दो फार्मूले, एक टोटल प्रेशर का फार्मूला और एक पार्शियल गैस का फार्मूला। ठीक है जी, अगर आपसे बिल्फर्स बोर्ड के अंदर सवाल आता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी मालूम करें, तो आप लिखेंगे फॉर गैस ए, अगर मैं गैस ए का पार्शियल प्रेशर मालूम कर रहा हूं तो फॉर्मूला बनेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और जैसे ही मैं दूसरी गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम करूंगा तो फॉर्मूला सेम यही होगा, बस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हम गैस बी के यूज करेंगे, इसके अलावा हम टोटल नंबर ऑफ प्रेशर लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या हो जाता है, हमारे पास ये जो है वो आपका एक पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इस वक्त हमें माशान ने भी ज्वाइन किया है। माशान, आप थोड़ा सा लेट हो गई हैं, तो आप ये रिकॉर्डिंग की शुरू जो है वो शुरू से ज़रा देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक दफ़ा और बता देता हूँ ताकि आप सब लोगों का जो है वो ये टॉपिक दोबारा से क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों ने लास्ट जो आपको न्यूमेरिकल दिया था वो सॉल्व करके बता दिया था, तो वो तो अभी दोबारा रिवाइज कराना बेकार है। हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो डेल्टन ने पेश किया था 1801 में। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है अधूरा प्रेशर। ठीक है, अगर हम ऐसी गैसेस लें जो आपस में अनरिएक्टिव हो, आपस में मिक्स नहीं हो सकती, तो उनके जो प्रेशर होते हैं वो कंबाइन नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए उनके प्रेशर एक ही कंटेनर के अंदर मौजूद है, तो वो पार्शियल प्रेशर कहलाएंगे। मिसाल के तौर पे मैंने एग्जांपल दी थी कि ये देखें आप, ये एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने गैस ए रखी है। ठीक है, अब ये गैस ए के जो गोल गोल मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में टकरा रहे हैं, दीवार से टकरा रहे हैं, तो एक प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, ये प्रेशर कहलाता है गैस ए का। इसी तरीके से मैंने एक दूसरा कंटेनर लिया, उसके अंदर मैंने दूसरी गैस ली, ये भी गैस आपस में टकरा रही है, वॉल से टकरा रही है, प्रेशर जनरेट कर रही है, ये कहलाएगा प्रेशर ऑफ गैस बी। ठीक है, अब मैंने इन दोनों गैसेस को एक कंटेनर में डाल दिया। अब मजेदार बात यह है कि ये दो गैसेस ऐसी हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं हो पाती, और मैंने उसके अंदर एक तीसरी गैस भी डाल दी, ये वाली, एक चौथी गैस भी डाल दी। ये वो गैसेस हैं जो आपस में रिएक्ट ही नहीं हो रही, तो ये गैसेस एक दूसरे से टकराती भी रहेंगी, वॉल से भी टकराती रहेंगी, प्रेशर तो जनरेट करती रहेंगी, लेकिन आपस में कंबाइन नहीं हो रही। तो इसलिए हम कहेंगे कि अब ये एक ही कंटेनर के अंदर है ना सारी गैसेस, तो अब ये जो प्रेशर कहलाएगा ये कहलाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी, पार्शियल प्रेशर, अगर तीसरी गैस है तो गैस सी, चौथी गैस है तो गैस डी या चौथी गैस। चूंकि एक ही कंटेनर के अंदर सारी गैसेस हैं, आपस में मिक्स नहीं हो पा रही, इसलिए इनके प्रेशर अलग अलग होंगे, इसलिए इनके प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। अब अगर मुझे इस पूरे कंटेनर का प्रेशर मालूम करना है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। ये P1 P2 P3 P4 क्या है, उस कंटेनर के अंदर मौजूद जितनी भी गैसेज हैं उनके अलग अलग पार्शियल प्रेशर। अगर कंटेनर के अंदर दो गैसेज हैं तो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला बनेगा P1 प्लस P2। अगर कंटेनर के अंदर तीन गैसेज हैं तो फॉर्मूला बनेगा P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर कंटेनर के अंदर चार गैसेज हैं तो फॉर्मूला बनेगा P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड प्लस P4। ये तो टोटल प्रेशर हो गया। और पार्शियल प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो ये हमने आपको बताया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, यानी कि जिस गैस का आप पार्शियल प्रेशर मालूम कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स, फिर टोटल प्रेशर जो आपको सवाल में दिया जाएगा और टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब ये हमने अभी तक पढ़ लिया था। अब हम इसका जो है वो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, और वो न्यूमेरिकल है हमारे पास पेज नंबर 49 पे, बुक का हमारा एक न्यूमेरिकल है। पेज नंबर 49 पे। ठीक है, अच्छा ये जरा न्यूमेरिकल भी मैं लिख देता हूं। आवाज आ रही है ना बेटा? कोई बच्चा माइक अनम्यूट करके बताए जरा। जी सर, आ रही है। सही है। ये हमारे पास है सपोज 100 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा माशान, एक और चीज भी रह गई थी माशान के लिए, ये ड्राई गैस याद रखिएगा। ड्राई गैस उसे कहते हैं जिसके अंदर कोई मॉइस्ट, कोई नमी ना हो। ठीक है, उसे हम ड्राई गैस कहते हैं।
अब हमारे पास क्वेश्चन है, सपोज 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इनसॉल्युबल गैस, इनसॉल्युबल गैस मतलब वो गैस जो हल नहीं हुई, आर कलेक्टेड, उसको हमने हासिल किया पानी के ऊपर से, सही है, एट अ प्रेशर, जिसका प्रेशर था 745 टॉर। सही है, बात समझ में आ रही है कि हमें वॉल्यूम पता चल गया है 100 सेंटीमीटर क्यूब, हमने एक 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो गैस जो है पानी के ऊपर से कलेक्ट की है जिसका प्रेशर था 745 टॉर। ठीक है, ये मैंने बॉक्स बना दिया। अच्छा, एट 15 डिग्री सी, ये क्या हो गया हमारे पास, टेम्परेचर हो गया। अब ये हमसे कहते हैं इफ इट इज सैचुरेटेड, अगर ये शेर शुदा है विथ वाटर वेपर, यानी कि इसके अंदर वाटर वेपर शामिल हैं, तो आपको मालूम क्या करना है, द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, ड्राई गैस का प्रेशर मालूम करना है। ठीक है, ड्राई गैस आ गया, और साथ साथ इन्होंने एक दूसरी चीज भी पूछ ली कि कैलकुलेट करें इसका वॉल्यूम। सही है, इसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट करें। अच्छा, अब हमें इन्होंने ये सारी चीजें बता दी। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इन्होंने हमें ब्रैकेट के अंदर एक चीज लाजमी देते हैं, और वो हमें ये देंगे कि प्रेशर ऑफ वाटर, पानी का प्रेशर 15 डिग्री पे कितना होता है, इज 13 टॉर। सही है जी, यानी कि हमने जो प्रेशर लिया, जो हमने गैस का प्रेशर लिया वो 745 टॉर था, और ब्रैकेट में इन्होंने हमें दे दिया कि पानी का जो प्रेशर है ना वो आपका 13 टॉर है, यानी कि मॉइस्ट इन्होंने हमें बता दी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले तो हम ड्राई गैस मालूम कर लेते हैं। ठीक है जी, सोल्यूशन, सबसे पहले तो हमने क्या लिखा, द प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस। अब मॉइस्ट गैस के प्रेशर में दो चीजें शामिल होंगी, सही है, एक ड्राई गैस प्रेशर है ना भाई, और एक वाटर वेपर प्रेशर होगा। मैंने आपको कहा ना कि मॉइस्ट गैस किसे कहते हैं, जिसके अंदर प्रेशर हो गैस का, साथ साथ वाटर का भी हो। ठीक है, अब हम जानते हैं ड्राई गैस प्रेशर तो हमें मालूम ही नहीं है ना भाई, ड्राई गैस प्रेशर तो हमें मालूम ही नहीं है। मॉइस्ट गैस प्रेशर हमें मालूम है 745, और वाटर वेपर का हमें प्रेशर मालूम है 13 टॉर। तो जब मैं ड्राई गैस का प्रेशर मालूम करूंगा तो ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 745 माइनस 13। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कितना, 732 टॉर। देखिए, एक चीज तो हमें कितनी आसानी से मालूम हो गई, ये वाली चीज तो हमें मालूम हो गई। ठीक है, ड्राई गैस का प्रेशर तो हमें मालूम हो गया। कितना आसान था कि जो आपको इन्होंने वाटर के साथ प्रेशर दिया था 745, उसमें से आपने वाटर का प्रेशर माइनस कर दिया, और ये आपको सवाल में गिवन हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज मालूम करनी है आपको, वॉल्यूम। अब आप डेटा बनाएंगे। ठीक है, डेटा क्या बनाएंगे, आपका प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कितना है, 732 टॉर। सही है जी, इन्होंने आपका ये प्रेशर तो आपने इन्होंने बता दिया 732 टॉर। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने जरा गौर से देखिएगा, एक वॉल्यूम दिया है और एक वॉल्यूम मालूम करना है, इसका मतलब है दो दो वॉल्यूम है ना, तो 1 और 2 वाली कहानी हो जाएगी। सही है, तो लाजिम सी बात है, जब वॉल्यूम भी दो होंगे तो प्रेशर भी दो होंगे और टेम्परेचर भी दो होंगे। तो ये आपका बनेगा प्रेशर 1, और आपका दूसरा जो प्रेशर बनेगा जिसको हम कहते हैं P2, वो आपका STP होगा, और STP आपका 760 टॉर होता है, जिसको हम 180 MB कहते हैं। ठीक है,
इसी तरीके से एक वॉल्यूम V1 इन्होंने हमें दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब और V2 हमें मालूम करना है जो इन्होंने हमें सवाल में दिया है। अच्छा, टेम्परेचर 1 इन्होंने हमें दिया था 15 डिग्री, इसमें 273 प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 288 केल्विन, और टेम्परेचर 2 STP है तो 273 केल्विन होगा। अब देखें, मैं ब्लैक से आपको काउंट करके बता रहा हूं, ये मैंने कहां से लिया, सवाल में नहीं था। ये तो मुझे सवाल में दिया हुआ था और ये भी सवाल में दिया हुआ था। ये मैंने कहां से लिया, ये सवाल में नहीं था, इसलिए आप ब्रैकेट में लिख देंगे एट STP, ताकि बोर्ड वाले को पता चल जाए कि ये आपने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लिया। मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर दो दो वॉल्यूम है, दो दो प्रेशर है? मैंने सवाल में देखा एक वॉल्यूम दिया हुआ है, एक वॉल्यूम मालूम करना है। अब आप गौर से देखिएगा, वॉल्यूम भी दो, प्रेशर भी दो, टेम्परेचर भी दो, तो ऊपर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करके जा चुके हैं, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। मैंने कितनी आसानी से पहचान लिया। अगर एक प्रेशर, एक वॉल्यूम, एक टेम्परेचर होता तो मैं PV इज इक्वल टू NRT लेता। अगर सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम होता दो दो तो मैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लेता। अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर होते दो दो तो मैं V1 T1 इज इक्वल टू V2 लेता। लेकिन यहाँ हमारे पास प्रेशर भी दो है, वॉल्यूम भी दो है, टेम्परेचर भी दो है, तो मैं फॉर्मूला लूंगा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब चूंकि मुझे V2 मालूम करना है तो फॉर्मूला बनेगा P1 V1 T2 डिवाइडेड बाय T1 और P2। सर यस यस, मैं जरा इसको सॉल्व करूं फिर आपसे सवाल लेते हैं, ठीक है। V1 100 है, T2 273 है, डिवाइड करेंगे, T1 288 है, P2 हमारे पास 760 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 91.3 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, क्यों सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है? क्योंकि मैंने यहां भी वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में लिया था। अगर मैं यहां सर बेटा आवाज आ रही है? तो जरा पहले एक मिनट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, कि ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लिया था। अगर मैं यहाँ इसको डिवाइडेड बाय 1000 करता तो यहाँ मेरा डेसीमीटर क्यूब आता। ये हमारा यहाँ पर न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। अब आप लोग सवाल पूछें जो आपको सवाल पूछना है। जी बेटा, सवाल पूछें, हमारी क्लास कभी भी ओवर हो जाएगी। हेलो, सवाल पूछे बेटा जिसने सवाल पूछना है।